नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की शुरुआत में हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 देश भर में लागू हो गया है। ये अधिनियम सीपीए 1986 को प्रतिस्थापित करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के विवादों के निपटान और समयबद्ध प्रभावी प्रशासन के लिए प्राधिकरणों की स्थापना करके उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना है। आइए अब इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं को समझ लेते हैं। ये उपभोक्ताओं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो स्वयं के उपभोग के लिए वस्तुओं का क्रय करता है या कोई सेवा प्राप्त करता है। उपभोक्ता अधिकारों में शामिल हैं जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं के विपणन के विरुद्ध संरक्षित किए जाने का अधिकार, अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रतिबंधित व्यापार व्यवहारों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार आदि। इस अधिनियम के तहत कुछ नवीन निकाय स्थापित किए गए हैं, जिसमें पहला निकाय है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये प्राधिकरण उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए कार्य करेगा। ये उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापनों आदि से संबंधित मामलों का विनियमन करेगा। दूसरा निकाय है उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग यानी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस CDRC। उपभोक्ताओं की शिकायतों के संबंध में अधिनिर्णयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही इस अधिनियम में उत्पाद दायित्व के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। दरअसल उत्पाद दायित्व का मतलब किसी उत्पाद विनिर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता के दायित्व से है। इसके तहत किसी उपभोक्ता को दोषपूर्ण वस्तु की आपूर्ति या त्रुटिपूर्ण सेवा प्रदायगी के कारण होने वाली किसी भी हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। अधिनिर्णयन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वैकल्पिक मध्यस्थता विवाद समाधान तंत्र यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म ऑफ मीडिएशन की स्थापना की जाएगी। इस अधिनियम से उपभोक्ताओं को कई लाभ प्राप्त होंगे, जैसे CDRCs के समक्ष याचिका दायर करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। नवीनतम मुद्दों जैसे ई-कॉमर्स, प्रत्यक्ष विक्रय आदि के संबंध में उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। अगली खबर दिव्यांग छात्रों की शिक्षा से संबंधित है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांग छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा में समस्या आ रही है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है भारत में डिजिटल शिक्षा, क्या दिव्यांग छात्र इस अवसर से वंचित हो जाएंगे? इस रिपोर्ट में ऑनलाइन कक्षाओं तक दिव्यांग छात्रों की पहुंच में आ रही बाधाओं को साझा किया गया है, जिनमें कई मुख्य समस्याएं हैं, जैसे कई दिव्यांग छात्र तकनीक का उपयोग करना नहीं जानते हैं। अनेक दिव्यांग छात्रों के पास सुलभ शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता का अभाव है। वेबिनार में सांकेतिक भाषा व्याख्याकारों की अनुपस्थिति आदि। चूंकि सभी दिव्यांग छात्रों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए उन्हें एक ही समूह में नहीं रखा जा सकता। इसलिए इस रिपोर्ट में वैकल्पिक फॉर्मेट्स में अध्ययन सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने की अनुशंसा की गई है। इस रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की बढ़ती भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। दरअसल इस महामारी ने 240 मिलियन से अधिक बच्चों की शिक्षा को प्रभावित किया है। विशेष रूप से सुभिद्ध समूहों जैसे दिव्यांग छात्र, लड़कियां आदि इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रज्ञाता प्लेटफॉर्म विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सहायता प्रदान करता है, जैसे ऑडियो पुस्तकों का उपयोग, सांकेतिक भाषा कार्यक्रम, NIOS TV चैनल आदि। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा तक समान पहुंच के समक्ष मौजूद अन्य चुनौतियों को भी जानते हैं। ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन मुख्य चुनौती है। ये जान लेना जरूरी है कि भारत की लगभग 66% जनसंख्या गांव में रहती है और लगभग 15% ग्रामीण घरों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। भारत में लैंगिक डिजिटल विभाजन वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। वर्ष 2019 में 33% महिलाओं की तुलना में 67% पुरुषों की इंटरनेट तक पहुंच थी। अगली खबर कृषि क्षेत्र से संबंधित है।
कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रीकल्चरल इंफ्रा फंड योजना के तहत वित्त पोषण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल AIF को हाल ही में घोषित किया गया था। ये कोष 1 लाख करोड़ रुपए का है। ये फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। दिशा निर्देशों के तहत कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे इस योजना की परिचालन अवधि वित्त वर्ष 2020 से लेकर वित्त वर्ष 2029 तक होगी। इसके तहत प्राथमिक कृषि साख समितियों, सहकारी विपणन समितियों, किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs, स्वयं सहायता समूहों यानी SSGs, कृषकों आदि को ऋण प्रदान किया जाएगा। पात्र परियोजनाओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज और प्रतिवर्ष 3% का ब्याज अनुदान उपलब्ध होगा। इस वित्त पोषण सुविधा के तहत निर्मित सभी परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग की जाएगी। इसके तहत पात्रता प्राप्त संस्थाएं हैं सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCs और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावी फीडबैक सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समितियों की स्थापना की जाएगी। साथ ही सूचना और ऋण स्वीकृति सुविधाओं के लिए ऋणदाता संस्थानों के साथ मिलकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत कुल सहायता अनुदान का 24% भाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उद्यमियों के लिए उपयोग किया जाएगा। ऋणदाता संस्थाएं महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित उद्यमियों के लिए पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करेगी। अगली खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित है। CCRGA द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिदेशित सरकारी विज्ञापनों में सामग्री विनियमन पर समिति कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग CCRGA ने समाचार पत्रों में छपे एक विज्ञापन को लेकर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में CCRGA की स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख कार्य सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार द्वारा वित्त पोषित विज्ञापनों में प्रकाशित सामग्री का विनियमन व निगरानी करना है। ये समिति सामान्य जन की शिकायतों के समाधान के लिए अधिकृत है और सरकारी विज्ञापनों की सामग्री विनियमन के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने पर स्वतः संज्ञान ले सकती है और अनुशंसाएं कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2015 के अपने निर्णय में निर्देश दिया था कि सरकारी विज्ञापनों की सामग्री सरकार के संवैधानिक और विधिक दायित्वों के साथ ही नागरिकों के अधिकारों और पात्रताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इस निर्णय के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी स्थापित किए थे, जिनमें शामिल है विज्ञापनों की वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव शैली, लागत प्रभावशीलता, राजनीतिक हितों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, विज्ञापनों को निर्वाचन कानूनों और स्वामित्व अधिकारों और वित्तीय विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। साथ ही सरकार ने केंद्र के धन से संचालित आउटरीच अभियानों के लिए ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन BOC की सूची में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी सम्मिलित करने के लिए नीतिगत दिशा निर्देश का मसौदा जारी किया है। ये दिशा निर्देश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी विज्ञापनों के संदर्भ में है। अगली खबर कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। कार्बन मूल्य निर्धारण उत्सर्जन को कम करने में सहायक है। 142 देशों में किए गए एक अध्ययन से ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि कार्बन मूल्य निर्धारण करने वाले देशों में वर्ष 2007 से 17 तक 2% की गिरावट आई है, जबकि उन देशों में उत्सर्जन 3% तक बढ़ गया है जिनमें इस प्रकार की मूल्य निर्धारण व्यवस्था नहीं थी। इस रिपोर्ट में कार्बन मूल्य निर्धारण को अपनाने और कार्बन उत्सर्जन में कमी आने के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध दर्शाए गए हैं। कार्बन मूल्य निर्धारण एक ऐसा साधन है जिसके अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन की बाह्य लागत की गणना की जाती है और फिर मूल्य निर्धारित करके उसे उसके स्रोतों से जोड़ दिया जाता है। ये मूल्य सामान्यतः उत्सर्जित CO2 पर आरोपित मूल्य के रूप में होता है। उत्सर्जन की लागत में फसलों को होने वाली क्षति, हीट वेव के कारण स्वास्थ्य देखभाल की लागत और सूखा आदि शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर अंगीकृत कार्बन मूल्य निर्धारण की कई विधियां हैं, जैसे कार्बन कर।
ये प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर एक सुनिश्चित कर की दर को परिभाषित करके कार्बन पर एक मूल्य का निर्धारण करता है। उत्सर्जन व्यापार प्रणाली यानी एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम ETS, ये प्रणाली ग्रीन हाउस गैसेस के कुल उत्सर्जन पर उच्चतम सीमा आरोपित करती है और कम उत्सर्जन करने वाले उद्योगों को अपने अतिरिक्त हिस्से को अधिक उत्सर्जन करने वाले उद्योगों को बेचने की अनुमति प्रदान करती है। आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण इंटरनल कार्बन प्राइसिंग ICP, ये एक ऐसा साधन है जिसे एक संगठन द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जोखिमों और अवसरों के संबंध में अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए आंतरिक रूप से उपयोग किया जाता है। हाल ही में भारतीय कंपनियों ने स्वेच्छा से इंटरनल कार्बन प्राइसिंग को लागू करना आरंभ कर दिया है। कार्बन मूल्य निर्धारण से कई लाभ हैं, जैसे ये उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या संस्था पर इसके बोझ को हस्तांतरित करता है। ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी और बाजार नवाचार को प्रोत्साहित करता है। पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के तहत की गई पहलें। अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार IET जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, स्वच्छ विकास तंत्र यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत नवीन दृष्टिकोण। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क, इसे हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। ये मिजोरम में संचालित प्रथम मेगा फूड पार्क है। इस मेगा फूड पार्क का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाकर कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र प्रदान करना है। मेगा फूड पार्क से मूल्यवर्धन को अधिकतम करने, अपव्यय को कम करने, किसानों की आय को बढ़ावा देने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद मिली है। ये क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत आपूर्ति श्रृंखला संबंधित सभी अवसंरचनाएं शामिल होती हैं, जैसे संग्रह केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, शीत श्रृंखला आदि। ऊर्जा दक्षता और ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत। सुरक्षा और दक्षता के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु एयर कंडीशनिंग का रेट्रोफिट कार्यक्रम। ये एयर कंडीशनिंग प्रणाली में इंडोर एयर क्वालिटी यानी भवन के भीतर वायु गुणवत्ता, तापीय अनुकूलन और ऊर्जा दक्षता में सुधार पर केंद्रित है। ये ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID की एक संयुक्त पहल है। देश का पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा। EESL ने नई दिल्ली नगर निगम परिषद के सहयोग से नई दिल्ली में इस प्लाजा की स्थापना की है। दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ साकू। भारत और साकू दोनों के बीच अधिमान्य व्यापार समझौते यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा को दोबारा आरंभ किया गया है। वर्ष 2019-20 में भारत और अफ्रीका के बीच कुल व्यापार $66.7 बिलियन था, जिसमें से भारत और दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार $10.9 बिलियन था। साकू एक सीमा शुल्क संघ यानी कस्टम यूनियन है। इसके सदस्य देशों में शामिल हैं बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और इस्वातिनी यानी स्वाजीलैंड। कस्टम यूनियन 2 या 2 से अधिक पड़ोसी देशों के मध्य व्यापार बाधाओं को दूर करने, सीमा शुल्क को कम करने या उन्हें समाप्त करने के लिए किया गया एक समझौता है। ये विश्व की सबसे प्राचीन कस्टम यूनियन है। इसका गठन 1910 में हुआ था। मनोदर्पण पहल। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। ये छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को मानसिक सामाजिक सहायता प्रदान करेगी। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण से संबंधित उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। इसके तहत परामर्श प्रदान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। युवा, ये एक बहुहितधारक मंच है। इसका उद्देश्य युवाओं को शिक्षा और अधिगम यानी लर्निंग प्रक्रिया से उत्पादक कार्य एवं सक्रिय नागरिकता की ओर संक्रमण के लिए तैयार करना है।
हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा युवा, जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया आदि ने मिलकर युवाओं को सशक्त करने के लिए एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों जैसे यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएफपीए, यूएनओडीसी, यूएनईपी, यूएनएचसीआर और आईएलओ के सहयोग से इसका संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सार्थक संलग्नता और सामाजिक, नागरिक एवं सामुदायिक पहल में भागीदारी के माध्यम से युवाओं की क्षमता का विकास करना है। पैसेज एक्सरसाइज पासएक्स। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकट अमेरिकी नौसेना के यूएसएस निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ एक पासएक्स अभ्यास का आयोजन किया। यूएसएस निमित्ज अमेरिकी नौसेना का एक विमानवाहक पोत है। ये अभ्यास लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के परिदृश्य में हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना द्वारा सतर्कता अपनाए जाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मंगल मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। होप मार्स मिशन अल अमल प्रोब संयुक्त अरब अमीरात का चौथा अंतरिक्ष मिशन है। ये अरब प्रायद्वीप के किसी देश का प्रथम अंतर्ग्रहीय मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिटर शामिल है जिसकी वर्ष 2021 के आरंभ तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने की अपेक्षा है। ये मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने वाला एक विशिष्ट वैज्ञानिक मिशन है। ये मिशन वैज्ञानिकों को ये समझने में सहायता प्रदान करेगा कि मंगल ग्रह की सतह पर जल के तरल अवस्था में पाए जाने के बावजूद किस प्रकार ये एक गर्म ग्रह से अविश्वसनीय रूप से ठंडे, चट्टानी और शुष्क ग्रह में रूपांतरित हो गया। नासा द्वारा 24 जुलाई को पृथ्वी के निकट से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रह 2020 एनडी के लिए चेतावनी जारी की गई। इसकी लंबाई लगभग 170 मीटर है और ये पृथ्वी से लगभग 0.034 खगोलीय इकाई की दूरी पर होगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के मध्य की औसत दूरी है। क्षुद्र ग्रह 2020 एनडी को नासा द्वारा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट नियो और पोटेंशियली हैजर्ड्स एस्टेरॉयड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह होते हैं जो गुरुत्वीय आकर्षण द्वारा निकटवर्ती ग्रहों की कक्षाओं में पलायन कर जाते हैं। इस प्रकार इनके पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने या उसके बहुत पास से गुजरने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या उससे कम की न्यूनतम कक्षा प्रतिच्छेदन दूरी यानी मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस वाले सभी क्षुद्र ग्रहों को पोटेंशियली हैजर्ड्स एस्टेरॉयड माना जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।